Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. So in this video we are going to start the new chapter of chemistry, that is atoms and molecules. So in term 2 आपके दो ही chapters आ रहे हैं from chemistry portion, that is atoms and molecule, and the last one structure of atom. And इन दोनों chapter से कोई भी चीज़ delete नहीं की गई है, so ध्यान से पढ़ना है chapter हमें, right? So starting from the atoms and molecules, इस chapter में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें एटम्स के बारे में पढ़ना है, एटम्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उनसे कौन से लॉज हैं वो निकल करके आते हैं. एंड हम फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे. जैसे हम लिखते हैं ना CO2, तो इसको CO2 ही क्यों लिखते हैं, ठीक है, CO2 ही क्यों लिखते हैं, H2O को H2O ही क्यों लिखते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूला है वो बना सकते हैं, ये भी चीज़ हम सीखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी हेडिंग दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले हम एटम्स का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, क्या मतलब होता है इनका. सो एटम क्या होते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. They are the smallest unit of, just a second, smallest unit of matter. And what is the meaning of matter? Matter क्या होता है? Matter मतलब anything that has mass and that occupies a space. Anything that has mass and that occupies a space या volume. ठीक है, कोई भी चीज़ जिसके पास मास है खुद का एंड वो एक स्पेस या एक वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो. मैं भी एक मैटर हूँ क्योंकि मेरा भी एक मास है एंड आई एम ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. आप भी एक मैटर हुए. आप जिस डिवाइस से, जिस इंस्ट्रूमेंट से वीडियो देख रहे हैं, मैं जिस डिवाइस से वीडियो शूट कर रही हूँ वो भी एक मैटर है. दिस मार्कर इज ऑल्सो अ मैटर बिकॉज इसका कुछ मास है, ऑक्यूपाइज अ स्पेस और अ वॉल्यूम. इसने कुछ स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रखा, कोई जगह है वो इसने ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है. दिस व्हाइट बोर्ड इज ऑल्सो मैटर क्योंकि इसका भी कोई मास है एंड इसने भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है. तो आपको पता चल गया कि मैटर का मतलब क्या होता है, ठीक है. सो एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मतलब ये मार्कर है, ये किससे बना है? ये एटम्स से मिल करके बना है. एटम्स बहुत छोटे होते हैं, उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, मतलब हम ऐसे उनको नहीं देख सकते. उनके लिए एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है, इंपॉर्टेंट नाम है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप उसका नाम होता है. यही माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम एटम्स को देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ठीक है. तो बहुत सारे एटम, बहुत छोटी यूनिट होती है, तो बहुत सारे एटम जब कंबाइन करते हैं, व्हाट दे फॉर्म आ मैटर. हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मैटर बनाते हैं, ठीक है. जैसे ये मार्कर है, ये बहुत छोटे छोटे एटम से कंबाइन होकर के क्या हुआ, ये इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर बना. समझ में आ गया? मार्कर किससे बना? एटम से बना. फॉर एग्जांपल आपको और अच्छे समझाने के लिए, जैसे हमारा घर है उसका एग्जांपल लेते हैं. सो हमारा घर है वो किससे बनता है? दैट इज़ मेड फ्रॉम द ब्रिक्स. ब्रिक्स मतलब ईंटें. ईंटें बार बार खुद को रिपीट करती हैं. एक ईंट आपने लगाई, पैरेलल लगाई ईंटें, आसपास ईंटें लगाई, ठीक है. फिर जाकर के एक रूम बनता है, ठीक है, उसके बाद घर बनता है. तो अगर हम बोलें कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी हाउस की क्या है, तो आपका घर किससे बना है? दैट इज़ ब्रिक्स, ठीक है. बहुत सारी ब्रिक्स ने खुद को रिपीट किया बार बार, तब जाके आपका बड़ा सा स्ट्रक्चर हाउस है वो कंप्लीट हुआ. इन द सेम मैनर एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. तो कोई भी मैटर है वो किससे बना होता है? बहुत सारे एटम से मिल करके बना होता है. क्योंकि हम एटम को नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हम एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एटम्स क्या होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं. सो अभी हमें 118 एटम्स हैं वो नोन है. ओके, सो एटम्स क्या होते हैं? जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, एटम का नाम अलग होता है, उसका सिंबल अलग होता है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो AU का मतलब होता है गोल्ड. तो गोल्ड एक एटम होता है. आपने देखा होगा गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह हो गई, तो गोल्ड की ज्वेलरीज किससे बनी होती है? गोल्ड एटम से. बहुत सारे गोल्ड एटम खुद को रिपीट करते हैं बार बार, तब जाके एक गोल्ड की ज्वेलरी का स्ट्रक्चर है वो बनता है, ठीक है. और क्या हो गया आपका? सिल्वर. सिल्वर को हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सिल्वर के आपने बर्तन भी देखे होंगे, सिल्वर की आपके ज्वेलरीज वगैरह भी होती हैं, ठीक है. और कॉपर हो गया, कॉपर के बर्तन होते हैं, वो भी एक एटम हो गया. और कैल्शियम में भी एक एटम है.
ठीक। आयरन है वो भी एक एटम है, ठीक है। आपने देखा होगा आयरन रेलवे ट्रैक्स में लगता है, नहीं तो रेलिंग वगैरह होती हैं वो घरों में तो काफ़ी आयरन का यूज़ होता है, खिड़की वगैरह होती है उसमें भी आयरन का यूज़ होता है, ठीक है। सो ये कुछ एटम्स के मैंने नाम दे दिए। 118 हमें नोन है, आपको इतने नहीं पढ़ने हैं अभी, आपकी 9th क्लास में आपको आप 20 भी याद कर लेते हो वो भी बहुत अच्छा है। 20 to 30 मैक्सिमम 30 एटम से आपसे पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। हायर क्लासेस में आप जाओगे 11-12 में, तब आप जाके पूरी पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एटम्स हैं उनको पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी तो आपको 20 और 30 एटम से ही काम चल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटम्स। ये एटम का मतलब होता है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एटम्स के, ठीक है। इस तरीके से एटम होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। देखो हमने क्या पढ़ लिया एटम के बारे में, राइट। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म एलिमेंट्स, राइट। क्या मतलब है कि जब एक जैसे एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट को बनाते हैं। जैसे कि O2, अगर मैं O2 लिख रही हूँ तो वो एटम नहीं है, एटम एक सिंगल यूनिट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ O लिख रहे हैं, ठीक है, इसका भी मतलब ऑक्सीजन है, इसका भी मतलब ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट है। ध्यान से समझना ये बात, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल यूनिट की बात करते हैं एटम की हम, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा यूनिट होती है, बट सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन कंबाइन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। और क्या हो सकता है आपका, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो सेम टाइप के एटम्स हैं, यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम यहाँ पे हाइड्रोजन का है। और क्या हो जाएगा हमारा, ओजोन मान लो आप, ठीक है। सो ओजोन में क्या है, 3 एटम ऑक्सीजन के, बट हैं ऑक्सीजन के। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कोई एलिमेंट बनाएंगे, नहीं। एलिमेंट का मतलब ये होता है कि सेम टाइप के एटम्स हैं वो कंबाइन होने चाहिए, ठीक है। सो एलिमेंट आपको क्लियर है। अब हम आते हैं लास्ट, दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब ये होता है व्हेन डिफरेंट, ध्यान से सुनना शब्दों को, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म अ कंपाउंड, राइट। सो जैसे क्या हो गया, ऑक्सीजन ले लिया हमने और हमने ले लिया कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पे कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, एंड व्हेन दे बोथ कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड, राइट। और क्या हो जाएगा, H2O। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट हो गया, ठीक है, उन्होंने H2O बना दिया। सो व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या हम एटम्स भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही है। व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड। सो आई होप आपको एटम, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर लो, एंड कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो डू कमेंट इट। Now the next topic is law of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, जब हम एटम्स को केमिकली कंबाइन करते हैं। केमिकली कंबाइन होने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था CO2। CO2 क्या होता है, कंपाउंड होता है, राइट। तो CO2 किससे बनेगा, कार्बन के एक एटम से और ऑक्सीजन के 2 एटम से, राइट। तो वो CO2 देगा। तो जो CO2 बनने की प्रोसेस है ना, जिसमें एक एटम कार्बन का इंक्लूडेड है और 2 एटम ऑक्सीजन के इंक्लूडेड हैं, तो इसको हम बोलते हैं केमिकली कंबाइन करना। सो दिस इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एटम्स है वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, राइट। जैसे कार्बन क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, ऑक्सीजन हमारा गैस होता है, लेकिन CO2 हमें कैसा मिलता है, वो गैस होता है। सो एक दूसरे में केमिकली कंबाइन हो गए, मतलब हम इनको देख करके नहीं बता सकते कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को देख करके नहीं बता सकते कि इसमें ये वाला एटम कार्बन का, ये वाला ऑक्सीजन का, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए, हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए, दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। सो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे एटम्स का केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि एटम्स है वो केमिकली कैसे कंबाइन होते हैं। एंड ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड फिर उन्होंने कुछ लॉज दिए उनके ऊपर, जिसमें काफ़ी सारे लॉज हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में सिर्फ 2 लॉज ही पढ़ने हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले समझना है आपको, लिखवा मैं सब दूंगी, जो भी बोल रही हूँ सब लिखवाऊंगी, ठीक है। तो पहले समझो फिर लिखना, ओके। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को बचाना। किसको बचा रहे हैं, मास को बचा रहे हैं।
क्या मतलब है, अब एग्जाम्पल दूंगी उसको, आप उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। इसका स्टेटमेंट ये बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना एग्जाम्पल इज कार्बन व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन। लिखेगा कोई नहीं, अभी लिखवा दूंगी मैं सब, ध्यान से समझो पहले। कार्बन व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया ना ये वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एंड जो राइट हैंड साइड लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नंबर है वो वैरी कर सकता है, मतलब वो डिफरेंट हो सकता है। प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी बन सकता है, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। सो जैसे नहीं होता प्रोडक्ट, हम कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट है वो हमने बना लिया, तो फाइनल प्रोडक्ट किससे बना, किन चीज़ों से मिलके बना, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो एरो है ये केमिकल रिएक्शन को शो करता है कि रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो गया इनटू द प्रोडक्ट। ऑल राइट, सो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, 50 ग्राम है वो हमने लिया कार्बन एंड 40 ग्राम फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सीजन लिया, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमको वो 90 ग्राम ही होगा। समझ में आया? यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते, क्रिएट करने का मतलब ये है कि 95 ग्राम कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर हम 50 ग्राम कार्बन ले रहे हैं, 40 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उससे 90 ग्राम CO2 ही बनेगी। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्रिएट का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब अमाउंट है वो बढ़ गया, तो मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना तो ये 90 से 80 ग्राम होगा, ठीक है। जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना ही हमेशा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। 50 ग्राम अगर हमने कार्बन लिया, 40 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया, तो उससे हमें 90 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। मास का अमाउंट ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन आ केमिकल रिएक्शन। जितना टोटल अमाउंट रिएक्टेंट का है उतना ही टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि मास है उसको हम बचा रहे हैं, मतलब वो कांस्टेंट रह रहा है, उसको वो ना तो बढ़ रहा है ना ही तो उसका अमाउंट है वो घट रहा है, ठीक है। सो अब हम इसको लिखेंगे प्रॉपरली, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी पिछली स्लाइड में, सो मैंने वहाँ पे एक शब्द बोला था मास, मैंने बोला था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो मास नहीं, वो मैटर है, बाय मिस्टेक है वो बोल दिया मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे करेक्ट कर लेना कि मास नहीं मैटर है, ठीक है। सो मैटर कैन, सबसे पहले तो लॉ वॉज गिवन बाय लेवॉइजर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये लॉ को दिया। ईयर वॉज 1774, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का। स्टेटमेंट क्या था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मैटर मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। सो कार्बन है, कार्बन एक मास कंटेन करता है, ठीक है, एंड वो क्या करेगा, वो एक स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा, तो वो मैटर हो गया। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, मतलब क्या है, उनका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रहेगा। सो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स is equal to the total mass of reactants, there is no change in mass in a chemical reaction। वही मतलब है कि मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन आ केमिकल रिएक्शन। सो नोटेड डाउन, इसके बाद हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको पढ़ेंगे। सो नाउ द लास्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि कोई चीज़ है वो कांस्टेंट प्रपोर्शन में प्रेजेंट है। प्रपोर्शन मतलब रेशियो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पिछले लॉ में, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक एग्जांपल पढ़ा था, दैट इज कार्बन व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट गिव्स यू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये बोलता है कि जो भी कंपाउंड हमें मिलता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है, कंपाउंड हो गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो भी हमें प्रोडक्ट या कंपाउंड मिलता है फाइनली, उसमें जो एटम्स का रेशियो होता है, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, दैट विल बी 3:8।
मतलब इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा 3:8। अब ये रेशियो मैंने कैसे निकाला, इसके लिए आपको मास आना चाहिए, मास ऑफ एटम पता होना चाहिए। सिंगल एटम का एक मास होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में मैं आपको मासेज है वो लिखवा दूंगी 1 to 20 एटम्स के, राइट। सो अभी के लिए मैं बता देती हूँ। देखो कार्बन के 1 एटम ऑफ कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16 ग्राम, ठीक है। सो इस केस में हमें कार्बन कितना गिवन है, अगर मैं कार्बन रेशियो ऑक्सीजन निकालूं तो कार्बन का एक ही एटम है तो यहाँ पे 12 ग्राम हम लिख देंगे, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो एक का मास अगर 16 ग्राम है तो 2 का कितना हो जाएगा, 16 × 2 इज 32 ग्राम्स, राइट। या ग्राम्स हम हटा दें, चलो रेशियो कर रहे हैं तो अब हम इनको कट आउट करेंगे। इनमें कॉमन कितना आ रहा है, 4 की टेबल से जाएंगे, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, तो 3:8, राइट। तो 3:8 आ गया ना हमने जो पहले लिखा था। सो इस तरीके से हम मास का जो रेशियो है वो निकालते हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स प्रेजेंट हैं फिक्स्ड रेशियो में या कांस्टेंट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब रेशियो में प्रेजेंट होंगे। अब चाहे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी स्टेट की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे दिल्ली की हो, ठीक है, मिजोरम की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स्ड ही रहेगा, दैट इज 3:8। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं H2O वाटर का। अच्छा, वाटर के 1 एटम का मास होता है 1 ग्राम्स, ठीक है। तो वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो भी फिक्स्ड रहेगा। तो कितना होगा, यहाँ पे देखो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ मास 1 ग्राम, तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो कितना मास हो जाएगा, 2 ग्राम्स, ठीक है। हम 2 ही लिखें सिर्फ। रेशियो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, ध्यान रखना यहाँ पे एटम ज़रूर देख लेना कितने हैं। तो एटम 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 16, सो इट इज़ 1:8। मतलब क्या है, वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आया, 1:8 एंड दैट इज फिक्स्ड इन केस ऑफ वाटर। मतलब वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। अब चाहे वाटर कुएं का हो, चाहे नाले का पानी हो, चाहे हम बोल सकते हैं पॉन्ड वाटर हो, चाहे ओशन वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो या ग्लेशियल वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा या फिक्स्ड रहेगा, दैट इज 1:8। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन स्टेट्स, ठीक है। सो अब हम प्रॉपरली देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इसका। सो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन ईयर 1779, मतलब 4 साल के बाद इन्होंने भी लॉ दे दिया था। एंड अगेन ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो स्टेटमेंट इज अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन दी सेम प्रपोर्शन बाय मास। मतलब केमिकल कंपाउंड क्या हो गया, जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कंपाउंड होगा क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज, वो हमेशा कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, कंसिस्ट मतलब बना, ठीक है। तो किससे बना होता है, सेम टाइप के एलिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं H2O, तो H2 किससे बनेगा, हमेशा उसमें हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं होगा ना उसमें नाइट्रोजन कहीं से प्रेजेंट हो जाए और हम उसको फिर भी H2 बुला रहे हैं, तो वो कोई कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं कंबाइन टुगेदर, जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। उनका जो मास का जो प्रपोर्शन मतलब रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वाटर का एग्जांपल लिया मैंने, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 आएगा। सो वाटर इज अ कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम 2 एलिमेंट्स, हमेशा 2 ही एलिमेंट से बना होगा, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन, दैट इज 1:8 by mass. So this is important and this is all about the laws of chemical combination and this is all about the today's lecture. So I hope आपको lecture video समझ में आया होगा। Still कुछ query है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, comment section is always open for you. So in next lecture हम Dalton's atomic theory जो बहुत important है वो पढ़ेंगे and 1 to 20 elements का जो mass है एंड उनके सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो बी रेडी विद इट, पढ़कर आना इसको, क्वेश्चन इससे पूछूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।